प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम के अंतर्गत जो फर्स्ट पेपर अपना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, भारत में आर्थिक पर्यावरण। और भारत के आर्थिक पर्यावरण पेपर के अंतर्गत आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपन। उसका नाम है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारत में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है और वर्तमान सरकार जो मोदी सरकार है उसका ये प्रयास है कि किसानों की आय दोगुनी करने का टारगेट उन्होंने रखा है। भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय देश की अर्थव्यवस्था बहुत दयनीय स्थिति में थी। कृषि का पिछड़ापन था, उद्योग धंधों का विकास नहीं होता, चारों तरफ बेरोजगारी थी। ये हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही निराशाजनक थी। भारत में कृषि का विकास करने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक बहुत सारे कार्य किए हैं। पहले भारत गेहूं का आयात करना पड़ता था। हम कृषि खाद्यान्नों की उतना उत्पादन नहीं कर पाते थे जितना कि हमारी आवश्यकता थी, क्योंकि जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है और उस बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग की पूर्ति करने के लिए पहले 1960 तक भारत की स्थिति खाद्यान्नों में बहुत ही खराब स्थिति थी। 1960 में भारत सरकार ने कृषि पैदावार को बढ़ावा देने के लिए फोर्ड फाउंडेशन विशेषज्ञ दल के प्रतिवेदन के आधार पर एक नई नीति की घोषणा की और 1966 से भारत में हरित क्रांति नाम से एक नई क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई। हरित क्रांति के अंतर्गत हम कृषि उत्पादन तकनीक को सुधारने एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से हैं। यानी कि हरित क्रांति का जो मीनिंग है उसके अंदर दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो क्या है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाना है और कृषि उत्पादन की जो तकनीक है उसका प्रयोग करके उसकी जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि करनी है। तो भारत में जो हरित क्रांति लागू की गई उसके जो मुख्य तत्व हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है रासायनिक खादों के प्रयोग में वृद्धि। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत में जो रासायनिक खाद हैं उनके प्रयोग में वृद्धि की गई, जिससे कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हुई। दूसरा जो मुख्य ध्यान दिया गया था वह था उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग में वृद्धि। हाई वैरायटी जो सीड से हैं, यानी कि ऐसे बीज जो कि उन्नत किस्म के हैं, प्रति हेक्टेयर जिसकी उत्पादकता ज़्यादा है, उत्पादन ज़्यादा होता है, ऐसे बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया और विभिन्न जो प्रजाति हैं उनके बीजों का देश में ही अवसर करके और उनके बीजों का प्रयोग को बढ़ावा दिया। तीसरा मुख्य काम इसमें किया लघु सिंचाई परियोजनाओं, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। यानी कि भारत को कहा जाता है कि कृषि मानसून का जुआ है। यानी कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर रहती है। यदि वर्षा सही समय पर आ जाती है तो कृषि पैदावार ठीक होती हैं और कभी अकाल पड़ता है या सूखे की स्थिति आती है तब पैदावार नहीं होती है। तो भारत सरकार ने हरित क्रांति के अंतर्गत जो स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उन पर ध्यान दिया गया कि छोटी छोटी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको विकास करने का प्रयास इसमें किया गया। नेक्स्ट काम किया पौध संरक्षण। यानी कि पौध संरक्षण का काम भी इसमें किया जिससे कि फसल अच्छी हो सके। नेक्स्ट काम किया बहुफसली कार्यक्रम, मल्टीपल क्रॉप। मल्टीपल क्रॉप का मतलब है कि किसान सामान्यतः रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, जायद की फसल होती हैं, तो एक ही सीजन के अंतर्गत अनेक फसलें प्राप्त करने का इसमें प्रयास किया गया था। और नेक्स्ट का था गहन कृषि कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत हम, क्योंकि भूमि की मात्रा सीमित है, उस सीमित भूमि की मात्रा के अंतर्गत ही अधिक मात्रा में खेतीबाड़ी हो सके ऐसे प्रयास किए गए, ऐसे कार्यक्रम चलाए गए। नेक्स्ट काम किया हमने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, संस्थागत साख। यानी कि किसान सामान्यतः कृषि कार्यों के लिए या अन्य कार्यों के लिए साहूकार या महाजन पर निर्भर रहता था, वहाँ से ऋण लेता था और साहूकार महाजन
किसानों को महंगी ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते थे और किसान हमेशा ऋण के बोझ में दबा रहता था। तो भारत सरकार ने प्रयास किया कि जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैं, संस्थागत साख है, यानी कि जो विभिन्न बैंक हैं, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक हैं, चाहे सहकारी बैंक हैं या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, इन बैंकों के माध्यम से या ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, इनके माध्यम से किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने की बात कही गई, जिससे कि किसान को कम ब्याज दर पर ऋण समय पर उपलब्ध हो सके। तो संस्थागत गांवों में विशेषकर बैंकों की शाखाएं खोली गई और बैंकों के द्वारा किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण प्रदान किए गए। आजकल तो किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड या भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसी स्कीम चला रखी हैं जिनसे कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में ऋण सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ तक कि ब्याज पर भी किसानों को अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट था इसमें पोषक मूल्य नीति, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी का मतलब है कि किसानों की उपज को एक मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो मिलना चाहिए, उनकी जो लागत आती है इतना बाजार मूल्य होना चाहिए। वर्तमान में यदि हम देखें तो भारत सरकार ने किसानों के हित के लिए 3 कृषि बिल भारतीय संसद में पारित किए हैं वर्तमान समय में, और इन कृषि बिलों का अभी विरोध भी प्रदर्शित किया जा रहा है। वर्तमान की यदि स्थिति देखें तो किसान आंदोलनरत हैं और उसके अंदर यही है कि किसान अपनी उपज का मंडी में यदि नहीं बेच पाएंगे, सीधे बेचेंगे, तो हो सकता है कि उनको लागत मूल्य भी वसूल नहीं हो पाए। इसलिए ये बहुत पहले से ही कृषि हरित क्रांति में लागू कर दिया गया था कि किसानों को मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है या जो सपोर्ट प्राइस है, पोषक मूल्य है, यानी कि उनको प्राप्त होगा। तो भारत सरकार ने क्या कर रखा है कि प्रत्येक फसल की, जैसे गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, चना, इनकी सपोर्ट प्राइस तय कर रखी है, अधिकतम मूल्य यानी कि न्यूनतम मूल्य, इस पर ही माल अगर बाजार में कम रहता है तो सरकार के द्वारा खरीद की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब है कि किसानों के द्वारा जो फसल पैदा की जाती है वो किसान मंडियों में बेच सकते हैं, बाजार का उनको भावों की जानकारी हो। तो आजकल दूरदर्शन पर भी कृषि ज्ञान या इस तरह की कृषि सूचनाएं प्रदर्शित की जाती हैं, और यहाँ तक कि आज जैसे दूर संचार का युग है, किसानों को ऑनलाइन जितने भी राजीव सेवा केंद्र हैं या गांव में जो पंचायत समिति भवन हैं, वहां पर इंटरनेट की सुविधा है, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, तो किसान कहीं पर भी अपना माल बेच सकता है, भावों की जानकारी कर सकता है। नेक्स्ट काम किया इसमें भू संरक्षण, यानी कि मिट्टी के जो कटाव की समस्या थी उसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने भू संरक्षण के कार्यक्रम चलाए गए, यानी कि जहां उबड़ खाबड़ जमीन है उसको समतल करने की बात की गई, या अन्य जो भूमि से संबंधित चीजें हैं वो भारत सरकार के द्वारा की गई। नेक्स्ट काम किया इसमें यंत्रीकरण को बढ़ावा, यानी कि कृषि के अंतर्गत जो कृषि औजार हैं, मशीन हैं, टूल्स हैं, उनके प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। पहले किसान हल से खेत जोता था, आजकल ट्रैक्टर हैं, थ्रेसर है, कंप्रेसर है, या और दूसरे जो साधन हैं जैसे इरिगेशन के हैं, पहले बैलों के माध्यम से उससे हम पानी निकालते थे, आजकल इंजन हैं या बिजली की मोटर है, उनके माध्यम से हम ट्यूबवेल पानी निकालते हैं। तो कृषि कार्यों के लिए विभिन्न जो कृषि यंत्र हैं या आधुनिक जो तरीके हैं उनका प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट है इसमें सहायक उद्योग धंधों का विकास, यानी कि किसानों के जो सहायक उद्योग धंधे जैसे पशुपालन है, डेयरी व्यवसाय है, मुर्गी पालन है या मछली पालन है, यानी कि कृषि पर आधारित जो उद्योग धंधे हैं उन उद्योग धंधों के विकास को भी बढ़ावा दिया गया। कभी किसान यदि खेती बाड़ी नहीं हो पाती है या मई जून के महीने में जब किसान फ्री रहता है तो उस समय वो छोटे मोटे जो अन्य व्यवसाय हैं वो कर सकता है। तो सहायक उद्योगों का यदि विकास होगा तो किसान की इनकम बढ़ेगी और उस इनकम का प्रयोग किसान अपनी खेती बाड़ी के विकास के लिए कर सकता है। नेक्स्ट इसमें काम किया था ग्रामीण विद्युतीकरण, क्योंकि गाँव में अंधेरा रहता है, बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, तो किसान अपनी फसल की इरिगेशन नहीं कर पाते थे, तो बिजली की उनको सुविधाएं दी गई। जो किसान हैं उनकी जो बिजली की रेट्स हैं वो भी बहुत
कम हैं। घरेलू की जो बिजली दर हैं या जो कॉमर्शियल की बिजली दर हैं उनसे रेट बहुत उनकी कम है। अभी किसानों के सामने एक समस्या है कि बिजली तो है लेकिन बिजली उनको रात को दी जाती है, तो रात को ऐसी सर्दी के मौसम में उनको इरिगेशन का काम करना पड़ता है। तो कई बार किसानों की डिमांड रहती है कि बिजली उन्हें दिन में दी जाए जिससे कि किसान आसानी से अपनी फसलों की इरिगेशन कर सकें। नेक्स्ट इसमें काम किया था कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च को बढ़ावा भारत सरकार ने देने की बात कही। तो हमने भारत में कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ खोली, एग्रीकल्चर कॉलेज खोले जहाँ पर एग्रीकल्चर से संबंधित जो एजुकेशन है वो दी जाती है, रिसर्च की जाती है, नए नए किस्म के बीजों का उपयोग किया जाता है, उनका अनुसंधान किया जाता है और जो एक डेमोस्ट्रेशन है, प्रदर्शन जो कृषि है वो भी किसानों को समय समय पर बताई जाती हैं। एग्रीकल्चर के जो विशेषज्ञ हैं वो किसानों को जा कर के और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देते हैं, एग्रीकल्चर की एजुकेशन देते हैं और किस प्रकार से खेती बाड़ी की जाए ये उनको सिखाई जाती है। इन सब के अंतर्गत हरित क्रांति के अंदर ये सभी तत्व सम्मिलित किए गए और जिससे कि खेती का चहुमुखी विकास हो सके। भारत में जो हरित क्रांति लागू की गई 1966 से, उसके परिणाम क्या रहे, इसका यदि हम एवल्यूशन करें तो इसके बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने आए हैं और भारत कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। हमारे पास में खाद्यान्नों के बफर स्टॉक हैं। हम जिन वस्तुओं को पहले आयात करते थे अब उसका हम निर्यात करने की स्थिति में भी हैं। इसके जो अच्छे प्रभाव पड़े हैं या इसके जो लाभ मिले हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के, वो पॉइंटों के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 1, खाद्यान्न तथा खाद्यान्नों, कृषि खाद्यान्नों में जो अन्य उपज हैं उनमें आत्मनिर्भर या उनके उत्पादन में वृद्धि हुई है। कृषि जो खाद्यान्न हैं यानी कि गेहूं है, ज्वार है, बाजरा, मक्का, जो चावल हैं, इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है और कृषि जन अन्य जो वस्तुएं जैसे गन्ना है, कपास है, जूट है, चाय है, उनके उत्पादन में वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि जो नॉन फार्म सेक्टर हैं जैसे बागवानी है या और दूसरे जो काम हैं उनमें भी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट प्रभाव क्या क्या, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति का ये परिणाम, सुखद परिणाम हमें सामने आया है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ी है, यानी कि किसान एक बीघे में जितना पहले गेहूं पैदा करता था उससे ज़्यादा उसी बीघे के अंतर्गत अब पैदा होने लगा है, उसकी कैपेसिटी बढ़ गई और टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट, जो कृषि के जो व्यवसाय है उसका यंत्रीकरण हुआ है, यानी कि कृषि का जो व्यावसायिक यंत्रीकरण, एक तरह से हम कह सकते हैं कि पहले किसान खेतीबाड़ी केवल अपने भरण पोषण के लिए करता था, आजकल एग्रीकल्चर भी एक इंडस्ट्रीज के रूप में आ रही है और कृषि में एक यंत्रीकरण को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट जो प्रभाव पड़ा, वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा। हरित क्रांति के कारण से साइंटिफिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिला है, यानी कि किसान अब साइंटिफिक तरीके से या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर खेतीबाड़ी करने लगे हैं। इससे हरित क्रांति से व्यापक प्रचार प्रसार भी हुआ है, यानी कि खेतीबाड़ी हरित क्रांति कारण से किसानों को जो अज्ञानता थी कि उन्नत किस्म का बीज कहाँ मिलेगा, उनकी भावों की क्या जानकारी होगी, ये सब चीज़ें उनको दूर संचार के माध्यम से या कम्युनिकेशन के माध्यम से प्रचार प्रसार भी इसका काफ़ी हुआ है। और एक सबसे बड़ा फायदा मिला कि किसानों की आय बढ़ी है तो उसकी कृषि बचतों में वृद्धि हुई है। किसान पहले, हरित क्रांति से पहले उसकी लागत मूल्य भी वसूल नहीं हो पाती थी, अब उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो रहा है तो किसानों की बचत भी प्राप्त हो रही है। सहायक उद्योगों के विकास होने से उनकी अन्य रोजगार के अवसर बढ़े हैं जिससे भी उनकी आय बढ़ती है और कृषि आय आयकर मुक्त हैं, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, उससे भी उनको बेनिफिट मिलता है। सबसे बड़ा बेनिफिट इससे मिला आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यातों को प्रोत्साहन। आयात प्रतिस्थापन का मतलब है कि जिस वस्तु का हम पहले आयात करते थे उसका देश में ही उत्पादन करते हैं और जिससे कि अब उसके आयात की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जैसे पहले हम गेहूं का आयात करते थे, अब हरित क्रांति कारण से हमने गेहूं के उत्पादन में वृद्धि कर ली और गेहूं के उत्पादन हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो अब हमें गेहूं का आयात नहीं करना पड़ता जिससे हमें विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। दूसरी तरफ निर्यात प्रोत्साहन, यानी कि गेहूं का हमने या अन्य वस्तुओं का हमने इतना अतिरिक्त उत्पादन कर लिया है कि उसको हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है या खाद्य अन्य जो चावल हैं या अन्य जो वस्तुएं हैं जो
कृषि से प्राप्त होती हैं उनका हम काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं, तो विदेशी मुद्रा भी उससे हम कमाने लगे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं कि विदेशी मुद्रा की भी इससे प्राप्ति होती है। नेक्स्ट इसमें क्या है, श्वेत क्रांति, यानी कि श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। जब कृषि का विकास हुआ हरित क्रांति कारण से, तो पशुपालन व्यवसाय का भी विकास हुआ, डेयरी व्यवसाय का विकास हुआ, जिससे देश में किसानों को डेयरी व्यवसाय से या पशुपालन से भी उन्हें इनकम होने लगी। और जो कृषि आधारित उद्योग धंधे हैं उनका भी विकास हुआ, यानी कि कृषि आधारित जो उद्योग धंधे हैं उनको भी कच्चे माल की प्राप्ति हुई हरित क्रांति। जैसे मान लीजिए शुगर इंडस्ट्री है, चीनी उद्योग है, तो चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल गन्ना चाहिए, तो हरित क्रांति के गन्ने की उत्पादन में वृद्धि हुई, तो चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो गई। ऐसे ही मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके लिए कपास चाहिए, तो देश में कपास का उत्पादन में वृद्धि हुई है। आजकल तो जो कृषि से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जैसे मान लीजिए गुलाब के फूल हैं, तो उनसे भी, गुलाब के फूल से भी अन्य जो वस्तुएं बनाना शुरू कर दी है, गुलाब जल है, गुलकंद है, दूसरी वस्तुएं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कृषि पर आधारित जो सहायक उद्योग धंधे हैं उनको अभी देश में तेजी से विकास हुआ है, उससे रोजगार भी बढ़े हैं और लोगों की आय भी बढ़ी है, उससे लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। हम ये कह सकते हैं कि किसानों की आय इससे बढ़ी है, उनके जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। आधुनिक जो कृषि यंत्र हैं उनका भी प्रयोग बढ़ा मिला है। इसकी आलोचनाएं भी हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई भी होती है तो कुछ बुराई भी होती हैं। तो यहाँ पर यदि हम ये कहें कि कुछ इसकी आलोचना है, आलोचना इस तरह कह सकते हैं कि आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति का लाभ सामान्यतः बड़े किसानों ने ज़्यादा उठाया है, छोटे किसान जो हैं वो उनका प्रयोग ज़्यादा नहीं कर पाए। जैसे ट्रैक्टर का प्रयोग है, अब मान लीजिए किसान जो बड़ा किसान है, जमींदार है या बड़े किसान हैं, वो तो ट्रैक्टर खरीद लेंगे, लेकिन जिस किसान के पास में जो सीमांत किसान हैं या छोटे कृषक हैं या भूमिहीन कृषक हैं, उनको आय में वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि वो ट्रैक्टर का प्रयोग नहीं कर सकते। 1 बीघे 2 बीघे के लिए वो ट्रैक्टर उसको नहीं करेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट इसका दुष्परिणाम क्या है, पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा मिला है। यानी कि कृषि में कृषि यंत्र के प्रयोग कारण से पूंजीवादी जो कृषि है उसको बढ़ावा मिला है, इससे बेरोजगारी फैली। यानी कि जो पहले काम मानव के द्वारा किया जाता था, अब वही काम मशीनों के द्वारा करने से बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट इसमें क्या है, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की तरफ पलायन, अर्बनाइजेशन की बहुत बड़ी एक समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि किसानों की जैसे इनकम बढ़ी, किसानों ने गाँवों से शहरों की तरफ पलायन कर दिया। और हम तो ये कह सकते हैं कि जैसे बचपन में विद्यार्थियों ABCD पढ़ाए थे, है ना, A से Z तक, अब तक उल्टी ABCD शुरू हो गई है मेरे हिसाब से। V से T, T से C, विलेज से V फॉर विलेज, विलेज से व्यक्ति टाउन में जाता है T, और T से C, सिटी की तरफ जाता है। यानी कि इसको कहते हैं हम अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। तो शहरीकरण क्यों बढ़ावा मिला है, उसके ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण से, हरित क्रांति के कारण से किसानों की आय बढ़ी, तो वो शहरों में जाने लगे। नेक्स्ट जो इसका दुष्परिणाम हुआ कि रासायनिक खादों के जो अत्यधिक प्रयोग किया, उससे भूमि बंजर होने की संभावना ज़्यादा हो गई, क्योंकि एक ही भूमि के ऊपर या उसी भूमि पर बार बार हम यदि अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे तो उससे भूमि बंजर हुई है। जो हमारी जो नेचुरल खाद थी, गोबर इत्यादि की, उसका प्रयोग कम किया, और यूरिया खाद है उसका ज़्यादा किया। और इसका ये भी है कि जो पोषक तत्व हैं, यूरिया इत्यादि, वो खाने के साथ में चले जाते हैं, उससे भी, या दवाइयाँ छिड़की जाती है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, वो भी काफ़ी हार्मफुल रहती हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉब्लम आती है कि तकनीकी जो परिवर्तन हैं उनकी अधिकता के कारण से जो किसान अनपढ़ है वो ठीक ढंग से उसका प्रयोग नहीं कर पाता, कई बार कैजुअलिटी होने की संभावना होती है। जैसे किसान कीटनाशक दवाई छिड़कता है तो कई बार वो जहरीले इतने होते हैं कि कई बार किसान को भी उसमें नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति के कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। अब हम ये करें कि इस दुष्परिणाम को कैसे हम दूर करें, उसके लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जैसे आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है, तो आर्थिक असमानता को दूर करने के प्रयास किए जाएं। यानी कि जो गरीब किसान हैं उनको सरकार के द्वारा ज़्यादा आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, उनको ऋण सुविधाएं दी जाएं,
उनको सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाए जाए या उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। वर्तमान में मोदी सरकार के द्वारा किसान सम्मान योजना या समृद्धि योजना शुरू की गई, जिसमें किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो गरीब किसान हैं उनको आर्थिक सहायता दे करके भी हम जो आर्थिक असमानता उसको हम कम कर सकते हैं। रोजगार में वृद्धि एवं यंत्रीकरण को सीमित की जाए, यानी कि रोजगार के साधनों में अधिक वृद्धि करें और कृषि में कृषि यंत्रों का प्रयोग तो करें लेकिन वो सीमित मात्रा में करें। और नेक्स्ट सुझाव दे सकते हैं, भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से बनाना कहें। भूमि सुधार जो कार्यक्रम है उनको प्रभावी ढंग से लागू करें। जो जमींदार हैं या जो पहले बड़े किसान हुआ करते थे, जो भूमिहीन कृषक है, उनको भूमि आवंटित की जाए। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए, इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ाई जाए। कई बार अब देखते हैं कि किसानों को समय पर पानी नहीं मिलता है। और सहायक जो उद्योग धंधे हैं या ग्रामीण जो उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। डेयरी उद्योग है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है या अन्य जो उद्योग धंधे हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि किसानों की इनकम बढ़े। मिट्टी के स्वाब के अनुरूप बीजों का प्रयोग किया जाए। मिट्टी सभी जगह समान नहीं पाई जाती है। किस मिट्टी में बीज किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, किस प्रकार से खेती बाड़ी की जाए, ये भी होना चाहिए। तो मिट्टी की उपजाऊ के हिसाब से काम मिलें। विविध जो कृषि आदान है उनकी उपलब्धि हो, यानी कि जो इनपुट्स हैं उनकी पर्याप्त मात्रा उपलब्धि हो। कई बार हम देखते हैं कि रासायनिक खाद समय पर नहीं मिलते हैं, लंबी लंबी कतारें लगती हैं, ब्लैक मार्केट होती हैं, या किसानों को उन्नत किस्म बीज हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जो इनपुट्स हैं वो भी समय पर और पर्याप्त मात्रा में किसानों को सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाए जाएं। तो कृषि हरित क्रांति की जो कमियां थी उनको हम दूर कर सकते हैं या कृषि पैदावार और ज़्यादा बढ़ सकती है। न्यूनतम जो समर्थन मूल्य हैं उनमें वृद्धि की जाए या उनकी गारंटी दी जाए कि किसान को इतना मूल्य तो बाजार में मिलेगा ही, सरकार खरीद लेगी। लाल फीता शाही या जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त किया जाए। कई बार देखते हैं किसानों को जो रासायनिक खाद हैं या उनके बीज हैं सहकारी समिति के माध्यम से मिलते हैं, उसमें कई बार करप्शन की संभावना बनी रहती है, कालाबाजारी की समस्या बनी रहती है, तो उसको भी दूर की जाए। किसानों को बैंकों से ऋण मिलने में काफ़ी देरी लगती है, उसको भी समय पर ऋण उनको उपलब्ध करवाई जाए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसानों को खेती बाड़ी करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भारत सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। और नटसल में कह सकते हैं कि इस हरित क्रांति का यदि सुखद पहलू यह है कि भारत कृषि के विकास में काफ़ी उन्नति की है और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। और हम अपेक्षा करते हैं कि भारत के किसानों की आय जो है दुगनी होगी और किसान खेती बाड़ी के अंतर्गत अपने जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकते हैं, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी। और यदि भारत समृद्ध तभी होगा जब भारत का किसान समृद्ध होगा, क्योंकि इसको हम अन्नदाता भी कहते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।